बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें समझने में टाइम लगेगा। बट हम आहिस्ता 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 करके पूरा कंपनी अकाउंट्स को समझेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से इसमें क्वेश्चन देता है। अब ये टॉपिक को पढ़ने से पहले तो हमें इस टॉपिक का नाम पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स। अब सवाल ये उठता है कि यार कंपनी क्या होती है। पहले तो हम कंपनी को समझेंगे इसके नाम को समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है कि यार व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी होती क्या चीज है, असल में कंपनी कहाँ किसको जाता है। तो सबसे पहले तो ये आप लोग मेरे साथ साथ डेफिनेशन अपने पास कॉपी करेंगे। और ये डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि जो आपकी कंपनी होती है, a company is a legal entity formed by a group of individuals to engage and operate a business। देखो ये क्या है, ये भी एक बिजनेस ही है। कंपनीज भी क्या कर रहे होते हैं, एक बिजनेस ही कर रहे होते हैं। वो भी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़े से मीडियम या लार्ज लेवल के ऊपर काम कर रही होती हैं। देखो अगर तुम इसको ऐसी इसकी हायरार्की समझो ना, तो सबसे पहले जो बिजनेसेस होते हैं वो सोल ट्रेडर बिजनेस होते हैं। सोल ट्रेडर बिजनेस का मतलब क्या है कि एक सिंगल ओनर है और वो अकेला बंदा काम कर रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक और टॉपिक देखा जिसका नाम था पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसके अंदर आपने देखा था कि दो या दो से ज्यादा ओनर्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप अकाउंट कहा जाता है। और जब काफी सारे लोग एक साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी रन करते हैं, कोई एक बड़ा बिजनेस चलाते हैं, तो उसको वो बेसिकली कंपनी बना लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप और कंपनीज, ठीक है, तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप एक साइड पे करते हैं और कंपनीज बिल्कुल दूसरी साइड पे करते हैं। क्योंकि कंपनीज जो है उनकी जो अकाउंटिंग है, उनके जो तरीके कार है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, इधर जो होती है वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है वो टैक्स की ऑब्लिगेशंस भी होती हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं कंपनीज के अंदर। तो कंपनीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? लीगल एंटिटी का मतलब मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है। यानी कि इस कंपनी का एक सेपरेट नाम होगा, इस कंपनी का एक सेपरेट फोन नंबर होगा, इस कंपनी के सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन होंगी। यानी कि ये वो तमाम चीजें जो एक इंसान के पास मौजूद होती हैं, उसका नाम, उसका नंबर, उसके डॉक्यूमेंट्स, इसी तरीके से कंपनी के पास भी उसका नाम, उसका नंबर, उसके डॉक्यूमेंट्स, हर चीज कंपनी के नाम के ऊपर मौजूद होंगे। इसी वजह से कहा जाता है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो आपकी कंपनी है वो आपके ओनर से सेपरेट है, वो आपके ओनर से हट के है। आपके ओनर्स बिल्कुल अलग हैं, उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से की जाएगी और जो कंपनी है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। जैसे सोल ट्रेडर होता है ना, तो सोल ट्रेडर एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती एक तरीके से। लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं। और ये कौन है? ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, जो पीपल होते हैं जो इसको क्या करते हैं, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो इसको क्या करते हैं, एंगेज करते हैं एंड ऑपरेट करते हैं एज अ बिजनेस। आगे यहां पे मैंने एक और बात लिखी है आपको समझाने के लिए। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। क्या बताया मैंने कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अ कंपनी कैन सू और बी सूड एंड इनकर डेट्स। ठीक है जी, वो क्या बोला कि कंपनी सू भी कर सकती है किसी और बिजनेस को या किसी इंडिविजुअल को, और कंपनी के ऊपर भी कोई इंडिविजुअल या कोई और बिजनेस सू कर सकता है। बात समझ आई? और इसी तरीके से जो कंपनीज होती हैं वो डेट्स या उधार को भी इनकर कर सकती हैं, यानी कि वो मार्केट से पैसा भी उठा सकती हैं। ये मतलब भी हुआ। उसके बाद बोलता है द कंपनी ओनर्स। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? अगर आप वहां पे आगे देखें तो यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है शेयर होल्डर्स। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, द कंपनीज ओनर्स, शेयर होल्डर्स कैन लिमिट देयर पर्सनल लायबिलिटीज एंड आर नॉट जनरली लायबल फॉर कंपनीज डेट। अब इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि फर्ज करो कि अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, आप उस कंपनी के ओनर हैं। मैं अभी आगे जाके बात करूंगा शेयर होल्डर क्या होते हैं, बना कैसे जाता है। बट अगर आप इसको आसान लफ्जों में समझे तो आप एक कंपनी के ओनर है। उस कंपनी के ओनर होने की वजह से अगर कंपनी लोन लेती है, कोई आपका किसी बैंक जाती है और बैंक से जाके कोई लोन उठा लेती है। अब लेट सपोज ये जो लोन लेने का डिसीजन है ना, ये कंपनी का डिसीजन था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन था। तो कंपनी ने लोन लिया है, आपने लोन नहीं लिया। अब फर्ज करें अगर कंपनी लोन को पे ऑफ नहीं कर सकती, लेट सपोज कंपनी फेल हो जाती है लोन की रीपेमेंट करने के लिए, लोन को वापस नहीं कर पाती, तो फिर जो बैंक्स होंगे वो कंपनी के एसेट्स को बेचेंगे,
आप यानी कि जो ओनर हैं उनके पर्सनल एसेट्स तक वो नहीं पहुंच सकते। कंपनी का यही एक फायदा है। हालांकि सोल ट्रेडर में क्या होता था, सोल ट्रेडर के अंदर अगर कोई सोल ट्रेडर लोन लेता था तो उसके पर्सनल एसेट्स भी स्टेक पे होते थे। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई पार्टनर लोन लेता था बैंक से अपने बिजनेस के लिए, तो उसके तमाम पार्टनर्स के जो एसेट्स होते थे वो भी स्टेक पे होते थे। लेकिन जो कंपनीज है, अगर कंपनी लोन लेती है तो जो कंपनी के ओनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स जो है वो बचे रहते हैं, यानी कि वो अपने एसेट्स को लिमिट कर जाते हैं। अब यहां पे भी यही लिखा हुआ है कि जो कंपनी के ओनर है, द कंपनीज ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स कैन लिमिट देयर पर्सनल लायबिलिटीज एंड आर नॉट जनरली लायबल फॉर कंपनीज डेट। कंपनी के उधार के ऊपर, इनके ऊपर कंपनी का जो उधार होता है वो इनके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। हालांकि ये कंपनी के ओनर्स हैं, हाँ इनकी अपनी कंपनी है, कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो इन्हीं को प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर कंपनी फेल कर जाती है लोन देने से, तो सिर्फ कंपनी के एसेट्स ही स्टेक पे लगे होंगे, या जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट डाली हुई है एक तरीके से कंपनी के अंदर, सिर्फ वही स्टेक पे लगी हुई होगी, उसके अलावा ओनर की कोई और चीज स्टेक पे नहीं लगी हुई होगी। इसको कहा जाता है कंपनीज। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने एक ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि कंपनी क्या है। कंपनी एक बिजनेस होता है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसको वो बनाते हैं और फिर उसको ऑपरेट करते हैं। कंपनी का हम लोगों ने एक और चीज देखी है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये सेपरेट होती है फ्रॉम ओनर्स, ठीक है। और मैनेजमेंट और ओनर्स दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो बेसिकली जिसको हम बीओडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, और ओनर्स जिनको हम नॉर्मली कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो कंपनीज हैं वो बेसिकली, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो कंपनीज हैं वो अगर मैं इस बात को ऐसे करूं कि कंपनीज जो होती हैं वो लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, तो यस वो लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज आप पीछे पढ़ के आ चुके थे, अभी मैं लिमिटेड लायबिलिटी आगे जाके डिस्कस करूंगा। बट आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या समझा था कि लेट सपोज कोई बंदा बैंक से लोन लेता है और उसको पे ऑफ नहीं कर पाता, तो बैंक उसके पर्सनल एसेट्स बेचेगा अपने लोन पूरा करने के लिए। लेकिन अगर कंपनी लोन लेती है और लोन को पे ऑफ नहीं कर पाती, तो ओनर के पर्सनल एसेट्स टेक पे नहीं होंगे। इसी को कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि आपका जो उधार है वो सिर्फ और सिर्फ वहां तक लिमिट है जहां तक आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। जितना पैसा आपने उस कंपनी के अंदर डाला हुआ है बस वही आपका स्टेक पे, उसके अलावा कुछ और स्टेक पे नहीं है। तो इसी वजह से इनको एलएलसी भी कहा जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज भी कहा जाता है, या फिर हम इनको कंपनी के नाम से भी जानते हैं। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कंपनी के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और देखें कि यार जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उसके बारे में हमने बात करी कि यार कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। अब ये शेयर होल्डर का मतलब क्या है? शेयर होल्डर अपने नाम में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी कंपनी के जब आप शेयर होल्ड करते हैं, किसी भी कंपनी के आप शेयर खरीद लेते हैं, तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हैं? ओनर बन जाते हैं। अब ये शेयर किस तरीके से आप ले सकते हैं, तो ये देखिए शेयर होता क्या है, पहले तो ये समझिएगा। शेयर एक पीस ऑफ पेपर होता है और कुछ भी नहीं होता, ओन्ड बाय अ पर्सन, उसको कहा जाता है शेयर होल्डर। अब देखो, दुनिया में हर चीज मिलने की कोई ना कोई दुकान होती है। हाँ, अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं शोरूम पे जाऊँगा, अगर मुझे कोई और राशन वगैरह की चीज़ चाहिए मैं किसी सुपर स्टोर के ऊपर जाऊँगा, और अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, अगर मुझे किसी कंपनी का ओनर बनना है, तो उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मुझे जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। और स्टॉक एक्सचेंज में जाके मैं क्या करूँगा? वहाँ पे जाके मैं शेयर्स को बाय करूँगा, वहाँ पे जाके मैं उन कंपनीज़ के जिनके शेयर्स मैं खरीदना चाहता हूँ, उन कंपनीज़ के शेयर्स को मैं खरीदूँगा, उसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, कंपनीज़ 2 टाइप की होती हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ कहते हैं, और कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ कहते हैं। अब आपके कोर्सेज़ के अंदर जितनी भी बात की जाएगी वो सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ को लेके की जाएगी, ठीक है? और बड़ी कंपनीज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ ही होती हैं नॉर्मली, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं वो थोड़ी छोटी कंपनीज़ होती हैं, ठीक है? अच्छा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के कभी भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलते, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ किसके शेयर्स मिला करेंगे आपको? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी ना, उसके शेयर्स आपको हमेशा कहां से मिल जाया करेंगे? उसकी ट्रेडिंग, उनके शेयर्स की ट्रेडिंग हमेशा कहां हुआ करेगी? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मार्केट के अंदर उसकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके शेयर्स को आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो सर, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके शेयर्स नहीं होते क्या? उनके भी शेयर्स होते हैं, लेकिन उनके शेयर सर हम कहां से ले सकते हैं फिर, अगर उनके स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद नहीं है? तो याद रखिएगा, वो शेयर्स आप डायरेक्टली कंपनी से ही ले सकते हैं, उनके ओनर से ही ले सकते हैं। और याद रखिएगा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने शेयर सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली को बेच सकते हैं, यानी कि वो शेयर सिर्फ किसको इशू कर सकते हैं? अपने दोस्तों को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर इशू कर सकती हैं, जो पब्लिक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। वेयर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो तो खुद नाम से बोल रही है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी हूं मैं, तो इस टाइप की कंपनीज के, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो आपको स्टॉक एक्सचेंज से आसानी मिल जाते हैं।
हैं अगर तो वो वहां पे अवेलेबल हो, बिकने के लिए आए हुए हो तो। अच्छा, अब याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि शेयर क्या होता है। शेयर एक पीस ऑफ अ पेपर है, और ये जो भी बंदा जाके खरीदता है तो वो इस पेपर को होल्ड करता है, और इस पेपर को कहा जाता है शेयर, और जो बंदा इसको होल्ड करेगा उसको कहा जाएगा शेयर होल्डर। डन। अब आपने अगर किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीद लिया तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। बात समझ आती है? आपने 10 लाख शेयर खरीद लिए, 10 करोड़ शेयर खरीद लिए, तब भी आप शेयर होल्डर हैं। बात समझ आई? अच्छा जी, अब याद रखिएगा, ये जो शेयर होता है ना, ये जो शेयर होता है, ये आप जब खरीदते हैं तो इसकी एक ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब इसको समझाने के लिए मैं आसान कर रहा हूं कि जब ये कंपनी ने शेयर लॉन्च किया होगा तो उस लॉन्च के टाइम पे इस शेयर की कोई ना कोई प्राइस डिसाइड की गई होगी। तो जो ओरिजिनल प्राइस होती है ना शेयर की, वो कितनी है? उसको लेट सपोज हम बोलते हैं कि भाई इस शेयर की जो ओरिजिनल प्राइस है वो $1 है। तो ये मैं बोलूंगा कि ये $1 कहलाती है पार वैल्यू। इस शेयर की पार वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, द ओरिजिनल वैल्यू, असल वैल्यू जो इस शेयर की थी वो कितनी थी? $1 की थी। अच्छा, अब याद रखिएगा कि यार आज कंपनी ने एक शेयर बनाया, ठीक है, और वो जो शेयर है उसकी जो पार वैल्यू रखी वो कितने की रखी? $1 की रखी। ये क्या है? इसकी पार वैल्यू, यानी कि ओरिजिनली जब ये शेयर बना था और मार्केट के अंदर आया तो ये कितने का बिकने के लिए आया था? $1 का। और अब थोड़ा टाइम गुजर गया और कंपनी जो है वो बेहतर परफॉर्म करने लगी। कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को, अपनी अर्निंग्स को बढ़ा लिया, और इसकी वजह से, उनकी अच्छी प्रोग्रेस होने की वजह से मार्केट में उनके शेयर की प्राइस बढ़ के अब हो गई है कितनी? लेट सपोज हम बोलते हैं कि भाई उनकी प्राइस ना डबल हो गई, यानी कि $2 हो गई। तो अब क्या इस $2 को भी हम पार वैल्यू बोलेंगे? नहीं। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना शेयर की, जब शेयर बना था उस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी थी, उसको पार वैल्यू कहा जाता है। अभी $2 का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो इसको हम कहेंगे दिस इज मार्केट। दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये क्या है? शेयर की मार्केट वैल्यू है। इस वक्त मार्केट में उस शेयर की डिमांड बढ़ गई है, और किसी भी चीज की जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है? उसकी जो शेयर की प्राइस है वो क्या होना शुरू हो जाती है? इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये एक बच्चा अक्सर शुरू के अंदर ये कंफ्यूज हो जाता है कि पार वैल्यू क्या होती है। पार वैल्यू इज नॉट द मार्केट वैल्यू, पार वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। जब वो पहली बार शेयर मार्केट के अंदर उन्होंने फेंका था, या जब पहली बार उन्होंने शेयर बनाया, तो उस टाइम पे जो उन्होंने इसकी वैल्यू डिसाइड करी वो कितनी थी? वो उसकी पार वैल्यू 10 थी। बात समझ रहे? और या $1 थी। तो ये पार वैल्यू कह लो, नॉमिनल वैल्यू कह लो, या फेस वैल्यू कह लो, ठीक है। तो ये शेयर के ऊपर ही लिखी हुई होती है इसकी जो भी पार वैल्यू वगैरह होती है। अच्छा, अब अगला सवाल ये होता है कि यार जब ओनर्स जो है वो कंपनी से सेपरेट हैं, कंपनीज का और ओनर्स का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, ओनर्स का कंपनी के ऑपरेशंस में कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो फिर कंपनी चलती कैसे है? जादू से चलती है, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है। तो कंपनी चलाएगा कौन? तो कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए डायरेक्टर्स हायर किए जाते हैं, और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनीज को चला रहे होते हैं। बात समझ आई? अब ये डायरेक्टर्स जो होते हैं ये जब इनकी हायरिंग हो जाती है, इनका एक पूरा बोर्ड बन जाता है, और वो जो पूरा बोर्ड होता है उस बोर्ड के अंदर कोई पुराने लोग भी होते हैं जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी थी, जिन्होंने बनाई थी, वो लोग भी इसके अंदर थे, और भी नए लोग आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर, ठीक है। और ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं? ये सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये देखते हैं कि यार हमने इस कंपनी को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, हमने इस कंपनी के ओनर्स को किस तरीके से खुश करना है, ज्यादा प्रॉफिट्स कमा के देने हैं उनको, क्योंकि ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, बेसिकली डायरेक्टर्स होते हैं सैलरी के ऊपर, ठीक है। इनको क्या मिलती है? इनको सैलरीज मिलती हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं? सैलरीज लेते हैं और फिर बिजनेस को रन करके देते हैं। और ओनर्स कौन होते हैं? जिनका पैसा लगा हुआ होता है, वो लोग होते हैं शेयर होल्डर्स। तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग आंखों से देखिएगा। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है कंपनी के अंदर। और डायरेक्टर्स कौन है? ये वो लोग हैं जो आपकी कंपनी के ऑपरेशंस को रन करेंगे। ये वो डायरेक्टर्स हैं जो आपकी कंपनी को जिम्मेदारी से चलाएंगे, और इस चीज की ये रिम्यूनरेशन या तनख्वाह या सैलरी भी लिया करेंगे। बात समझ रहे? अच्छा जी। अब ये कंपनीज़, हमने थोड़ा बहुत तो समझ लिया कि कंपनी क्या होती है। कंपनी के अंदर कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। तो शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर बनते कैसे हैं? शेयर खरीद के। शेयर क्या होता है? वो एक पीस ऑफ अ पेपर होता है, और उसकी पार वैल्यू के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात करी है, और मार्केट वैल्यू के अंदर भी मार्केट वैल्यू के बारे में भी थोड़ी सी बात करी उसकी। और उसके बाद हमने फिर ये देखा कि यार जो कंपनीज होती हैं उनको रन कौन करता है। और अब हम बात करेंगे कि यार ये जो कंपनीज होती हैं इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। कंपनी होने के एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेज तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि सेपरेट होती है फ्रॉम द ओनर्स, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग की तरह काम करती है। दूसरा फायदा ये होता है कि यार जो कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज होती हैं। क्यों? मैंने आपको अभी पीछे बताया था
कि अगर कंपनी कोई लोन वगैरह ले लेती है, तो जो ओनर्स हैं, उनके पर्सनल एसेट्स स्टेक पे नहीं होते। कभी भी बैंक उनके घर आके नहीं पूछेगा कि भाई आपकी कंपनी ने लोन लिया था, हमें पैसा वापस करो, बल्कि अगर कोई केस करेगा, अगर कोई सू करेगा, तो वो आपकी कंपनी में करेगा, पर्सनली आपके ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी एक इंसान की तरह है। और अब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्दा है और आप पर्दे के पीछे खड़े हैं, और ये आगे जो पर्दा है इसको हम कंपनी कह रहे हैं। अब जो भी बात होगी वो इस पर्दे से की जाएगी, इस आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग से की जाएगी। कुछ केस करना है तो इस पे करोगे, कोई बात करनी है तो इससे करोगे, कुछ लोन देना है या कुछ लेना है तो इस डायरेक्टली इस कंपनी से बात करोगे, ओनर से आप बात नहीं करोगे। ठीक है। आप याद रखिएगा, ये लिमिटेड लायबिलिटी हम बहुत पहले से भी देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से काफी दफा हम लोगों ने लिमिटेड लायबिलिटी देखी। तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ओनर इज, पता नहीं मैंने क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटी ऑफ ओनर इज द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड। अच्छा, इज टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ उनका जो पैसा स्टेक पे होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो उनका पैसा स्टेक पे लगा होता है, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ जो वो पैसा होता है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है। अब लेट सपोज मैं 10 लाख रुपए उठाता हूँ और एक किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, अब वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ठीक है। वो कंपनी ने 10 अरब रुपए का लोन लिया हुआ था और अब वो बैंकरप्ट हो गई। मेरे जो सिर्फ 10 लाख रुपए उस कंपनी में इन्वेस्टेड है ना, सिर्फ मेरा वो नुकसान होगा, बाकी वो 10 अरब, 10 खरब, जितने भी पैसे का उधार होता है उस कंपनी के ऊपर, मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद आगे बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। और एक और फायदा ये होता है कि ओनर्स और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होती है। ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं और मैनेजमेंट जो होती है वो डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको हम कहते हैं वो होती है। और ये दोनों सेपरेट होते हैं और इन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता डायरेक्टली। ठीक है। सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को पूरे साल की, जो भी आपके बिजनेस की प्रोग्रेस होती है उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो एक मीटिंग रखी जाती है और उसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। और उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या किया जाता है, उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आपका जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को पूरे साल की अपनी प्रोग्रेस और पूरे साल की अपनी रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, अब सवाल बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है ये कब होती है? बेटा हर साल के आखिर में होती है। देखो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिएगा कि अगर मैं आपको एजीएम समझाऊं, यहाँ पे एजीएम, एजीएम कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग को। आपका अकाउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, लेट सपोज 1 जनवरी 2027, और एंड होता है वो 31 दिसंबर 2027 को। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, यानी कि इस साल से, इस साल के इस दिन से लेके इस दिन तक की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाएगी। तो एक एजीएम रखी जाती है। अब ये एजीएम जो रखी जाती है ना, यूजुअली यहाँ पे हम लिख लेते हैं, भाई हम कोई भी डेट लिख लें, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं हम 15 मार्च 2028, यानी कि 2 ढाई महीने का हम लोगों ने एक टाइम पीरियड बनाया। ये जो 2 ढाई महीने का टाइम पीरियड होता है ना, इसके अंदर पता है क्या होता है? इसके अंदर पहले जो डायरेक्टर्स होंगे, जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो आपकी कंपनी के पूरे साल के अकाउंट्स को प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है। वो क्या करेंगे? आपके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करवाएंगे। और जाहिर सी बात है, फाइनल अकाउंट्स आखिरी दिन, इस दिन तो तैयार नहीं हो जाएगा। ठीक है। ये तो आज ईयर एंड हुआ है, तो उनको 2 ढाई महीने का टाइम पीरियड लगेगा, और उस 2 ढाई महीने के टाइम पीरियड में वो फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करवाएंगे। और फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करवाने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवाने के बाद वो क्या करेंगे? वो ऑडिट करवाएंगे। सर अब इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा-सा एक पेज मैं बना लेता हूँ आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट मैं समझा सकूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। तो अब मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि ये जो डायरेक्टर्स होंगे ये क्या करेंगे? डायरेक्टर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और फिर उनका एक्सटर्नल ऑडिट करवाएँगे। अब ये एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? देखिए जी, याद रखिएगा, शेयर होल्डर ये बोलते हैं कि यार ये जो तुम अकाउंट्स बनाते हो ना, ये अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि ये अकाउंट्स के अंदर कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर्ली आपने इसके अंदर मेंशन करी है, इसको हम क्रॉस चेक करवाएँगे। और क्रॉस चेक करवाने के लिए हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि आप किसी ना किसी ऑडिट फर्म के थ्रू इस अपने जो अकाउंट्स आपने प्रिपेयर करे हैं, इनको चेक करवाएँ, इनको ऑडिट करवाएँ। ठीक है। तो अब ये जो ऑडिट करवाया जाता है ना, ये एक एक्सटर्नल कंपनी या एक्सटर्नल फर्म होती है। एक्सटर्नल फर्म आती है और आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए होते हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करती है, और चेक करके आपको एक ऑडिट, चेक करके आपको, अब यहां पे हम लिख लेते हैं, इसको दोबारा से ऐसे बनाते हैं। ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है। एक एजीएम के बारे में बात हो रही है, तो एजीएम तो अभी मैं आगे जाके समझाता हूँ, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझें। 1 जनवरी
लेट सपोज 2027 को आपका ईयर स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर 2027 को आपका ईयर एंड हो जाता है। तो इस साल का जो भी पूरा प्रोग्रेस होगा वो अकाउंटिंग की जाएगी, उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करवाए जाएंगे। तो लेट सपोज आपको 15 मार्च तक टाइम लगता है 2028 में। इस पूरे पीरियड के अंदर आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये प्रिपेयर कौन करवाएगा, मैंने आपको क्या बताया कि कौन करवाता है ये प्रिपेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर करवाता है वो जिम्मेदारी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के डायरेक्टर। बात समझे। अच्छा, अब याद रखिएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना कंपनीज की, वो काफी सारी बनती हैं। नंबर वन, पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम होता है जिसको हम कहते हैं, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, नंबर वन इनकम स्टेटमेंट, नंबर टू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर उसके बाद अगली बनती है नंबर थ्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते थे। उसके बाद उससे अगली बनती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और उसके बाद बनाई जाती है नंबर फाइव नोट्स टू अकाउंट्स। इसको नोट्स टू अकाउंट्स भी कहा जाता है या डिस्क्लोजर्स भी कह सकते हैं इसको। ये 5 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, जो डायरेक्टर पहले प्रिपेयर करवाता है। अब डायरेक्टर को तकरीबन 2 ढाई महीने लग गए भाई ये सारी चीजें प्रिपेयर करवाने में। उसके बाद डायरेक्टर क्या करेगा, उसके बाद ये सारी की सारी जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर करवाई, आपके डायरेक्टर ने सब जो बनाया है, इसको डायरेक्टर क्या करेगा, इनको डायरेक्टर ऑडिट करवाएगा। ठीक है, इसको क्या करवाएगा, ऑडिट करवाएगा। और ये कौन आके करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिट करवाएगा। यानी कि एक एक्सटर्नली बाहर से एक टीम आएगी, एक फर्म के लोग आएंगे, और उस फर्म के जो लोग आएंगे वो आपके इन तमाम अकाउंट्स को चेक करके और एक फिर आपको एक ऑडिट रिपोर्ट बना के देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं ये भी 3 टाइप की होती हैं, लेकिन अभी हम इतनी ज्यादा डेप्थ में या इतनी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। अभी हम इसको नॉर्मल रख के बात करेंगे। अगर आपको ऐसी अगर समझना है तो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, और एक जो होती है वो एडवर्ड्स रिपोर्ट कहलाती है। तो ये अभी हम इतनी ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जा रहे, बट अभी हम इसको ये समझ रहे हैं कि यार डॉक्यूमेंट्स जो भी ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये बनाता कौन है, डायरेक्टर। इनको चेक कौन करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर। और उसके बाद ये सारी चीजें, सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी, उसके बाद सारा जो ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट बना के दी है वो सारी रिपोर्ट की एक पूरी फाइल बनाई जाती है, और फिर एक एजीएम कॉल की जाती है। और उस एजीएम के अंदर आप क्या करते हैं, उस एजीएम के अंदर, अब ये एजीएम आप कब कॉल करेंगे, लेट सपोज भाई ये ऑडिट होने के बाद, लेट सपोज आप बोलते हैं कि भाई हम 30 मार्च 2028 को एजीएम कॉल करते हैं। यानी कि इस दिन अब क्या होगा, शेयर होल्डर्स आएंगे और एक मीटिंग होगी। अब इस एजीएम के अंदर क्या होता है कि जो भी पूरे साल की प्रोग्रेस होती है वो सारी की सारी प्रोग्रेस आपके सामने रखी जाती है। क्या रखी जाती है, वो सारी प्रोग्रेस आपकी सामने रख दी जाती है। किसके सामने, शेयर होल्डर के सामने। उधर एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट भी रखी हुई होती है। अच्छा सर, एक सवाल और आ रहा है हमारे दिमाग में, हमें ये बताएं कि जो ऑडिट करते हैं तो क्या ये लोग कुछ पैसे चार्ज करते होंगे। हाँ जी, ये पैसे चार्ज करते होंगे। सर इनको पैसे कौन देता है, बेटा कंपनी की जेब से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, कंपनी की जेब से ये एक एक्सपेंस है, कंपनी की जेब से एक एक्सपेंस पे किया जाएगा। डायरेक्टर को तनख्वाह भी कहां से दोगे, कंपनी का एक एक्सपेंस है, ये सारे कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। बात समझिए, कंपनी के एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर ये तुम नहीं करो तो कितनी मुश्किल बात हो जाएगी, हर शेयर होल्डर आपकी कंपनी पे ट्रस्ट कैसे करेगा। तो आप ऑडिट करवाते हैं, ये एक्सटर्नल टीम आती है ऑडिट करने के लिए, और वो एक ऑडिट रिपोर्ट बना के देती है। तो ऑडिट रिपोर्ट बना के देना किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना किसकी जिम्मेदारी है, डायरेक्टर्स की। बात समझ आई। अच्छा जी, अब वंस जब ये काम हो जाता है, वंस ये वाली बातें जब हमें समझ आ जाती हैं, तो एजीएम कॉल आउट होती है, और एजीएम में सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और सारे शेयर होल्डर्स को बिठा के उस पूरी कंपनी की प्रोग्रेस बताई जाती है। अच्छा सर, अब शेयर होल्डर्स तो लाखों में भी हो सकते हैं किसी कंपनी के, बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर क्या वो सारे लोगों को एक जगह पे बुलाते होंगे, ऐसा नहीं होता। जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को ही बुला लेते हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं। ठीक है, तो उनका जो डिसीजन है वही बाकी सबका भी डिसीजन बन जाएगा। तो तकरीबन जो 51% शेयर होल्डिंग्स जिन लोगों के पास होती हैं उन सबको बुला लेते हैं। तो 51% शेयर होल्डिंग वाले अगर लोग आ गए तो बाकियों की कोई खास ऐसी जरूरत है नहीं। ये मैं ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा वो दिल पे मत लीजिएगा। खैर, अब होता क्या है कि एजीएम वाले दिन, ये जो एजीएम होती है जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, इसके अंदर आपको पूरे साल में जो कंपनी की परफॉर्मेंसेस थी वो सामने आपके रखी जाती हैं और आपको बताया जाता है। अब आपको क्यों बताएं, वो सवाल ये है ना कि भाई डायरेक्टर आपको क्यों बताए, तो भाई आप ओनर हो,
आप कंपनी के ओनर हो, तो आप ही को तो वो ये सारी बातें बताएगा। तो अब वो आपको सारी चीज़ें बताता है और उसके बाद क्या होता है, आपकी वहाँ पे वोटिंग होती है और उसके बाद क्या होता है, एजीएम में वोटिंग होती है। सर ये वोटिंग किस लिए होती है? देखो जी, समझे बात को गौर से। एक कंपनी है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। लेट्स सपोज़ 6-8 लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के अंदर। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई एक बंदा आपको इलेक्ट करना होगा सीईओ बनाने के लिए। तो जो आपका सीईओ इस साल का करंट सीईओ होगा, लेट्स सपोज़ आप उसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो वो कंटिन्यू रहेगा, वरना नया सीईओ बनाने के लिए इलेक्शन होंगे वहीं पे ही, और वहीं पे ही आप एक नया सीईओ इलेक्ट करेंगे उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही। ठीक है? वोटिंग करते हो और वोटिंग करने के बाद आप एक सीईओ इलेक्ट कर लेते हो। वोटिंग करके तो शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं, आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, वो जो वोटिंग करते हैं, तो वोटिंग करके वो एक ना एक बंदे को उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सीईओ बना देते हैं। फिर उसके बाद वो अगले साल में जो अगले साल है उनके अंदर वो आके अपने बिज़नेस की जो ऑपरेशंस हैं उनको सँभालता है। फ्रंट से वो लीड करता है, बाकी भी बोर्ड में ही होते हैं सब लोग, बाकी भी बोर्ड के अंदर ही होते हैं, डिसीजंस भी हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहे होते हैं। बट जो मेन बंदा आप आगे खड़ा करते हैं कि भाई हम आपसे सवाल पूछेंगे, बाकी किसी से नहीं पूछेंगे, वो सीईओ होता है आपकी कंपनी का। अच्छा, सीईओ भी तनख्वाह पे काम करता है, सीईओ की भी तनख्वाह ही देंगे आप, बात समझ आती है? तो वो भी सैलरी के ऊपर काम कर रहा होता है। बात समझ रहे? तो ये एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है कंपनी का, जो कंपनी किस तरीके से चल रही होती है। डन, क्लियर हो गया? तो इसके अंदर ना बड़ी आपको एक क्लैरिटी नज़र आएगी कि हाँ यार, पूरा साल बिज़नेस काम करता है, फिर काम करने के बाद पूरे साल वो अपनी सेल्स ये वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए आते हैं, फिर साल के आखिर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, फिर उनको प्रिपेयर करने के बाद एक एक्सटर्नल टीम से चेक करवाते हैं और चेक करवाने के बाद शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं और फिर शेयर होल्डर्स को उनकी प्रोग्रेस शो करते हैं थ्रू आउट द ईयर जो उन्होंने किया। तो आपको एक क्लैरिटी नज़र आ रही होगी कि यार कंपनीज़ किस तरीके से काम कर रही होती हैं या उनका जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके से होता है। डन। अच्छा, अब वंस हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, थोड़ी-सी बातें समझ ली हैं, हम वापस चलते हैं और हम अपनी थ्योरी के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ था अगली चीज़ उसको पढ़ते हैं। वो लिखा हुआ है कि फाइनेंस इज़ रिलेटिवली ईज़ी टू सिक्योर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि जो कंपनीज़ होती हैं ना, उनको जो लोन्स है ना, वो ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। उसकी वजह क्या है सर? सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी तो जो हैं, वो तो लिमिटेड लायबिलिटी होती हैं। अगर कंपनी पे ऑफ नहीं कर पाई, तो कंपनी के जो एसेट्स हैं, सिर्फ़ वही स्टेक के ऊपर रहेंगे, पर्सनल एसेट्स ओनर्स के स्टेक पे नहीं होंगे। व्हेयर एज़ सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर बैंक दे दे पैसा, तो वो रिकवर उनके पर्सनल एसेट्स से भी कर सकता है। तो फिर कंपनी के लिए ज़्यादा आसान क्यों है लोन लेना? बैंक क्यों आसानी से कंपनी को लोन दे देगा और इंडिविजुअल को लोन नहीं देगा? इसकी वजह बहुत बड़ी है। इसकी वजह ये है कि जो कंपनीज़ होती हैं, वो मीडियम या लार्ज साइज़ बिज़नेसेस होते हैं। उनके इतने एसेट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं कि बैंक को पता होता है कि यार ये कंपनी यहाँ से नहीं हिलने वाली, ये आराम से मैं इसको पैसे दूँगा, आराम से ये मुझे इंटरेस्ट भी पे किया करेगी और आराम से ही मेरे पैसे मुझे रिकवर भी हो जाएँगे। तो यूजुअली बैंक्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंपनीज़ को लोन देने के लिए एज़ कंपेयर टू सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिज़नेसेस, ठीक है? क्योंकि वो जो बिज़नेसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बिज़नेस नहीं कहलाते एक तरीके से। जो कंपनीज़ हैं, वो एक स्टेबल बिज़नेस होता है, एक मीडियम या एक लार्ज बिज़नेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इन लोगों को जो लोन लेना होता है, वो भी इन लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है। जो फाइनेंस इन्हें जनरेट करना होता है, वो भी आसानी से हो जाता है। अब फाइनेंस जनरेट करने का ये एक तरीका थोड़ी है बैंक से लोन ले लेना। एक और तरीका सुनें। भाई, कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करे? शेयर इश्यू कर दे मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट कर दे। तो अब अखबारों में, न्यूज़ पे सब जगह आ जाएगा, भाई कंपनी ने अपने शेयर लिस्ट करे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जिस-जिसको खरीदने हैं जाके खरीद लो। तो अवाम जाएगी, शेयर खरीदेगी, उसको कंपनी को पैसा देगी और शेयर लेके घर आ जाएगी। तो क्या कंपनी को बहुत आसानी से पैसा नहीं मिल गया? अच्छा, अब याद रखिएगा, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है ना, आप 10 शेयर ले लें, 10,000 शेयर ले लें, 20,000 शेयर ले लें, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, उतने आप जाके शेयर्स ले लें। तो इसलिए सबके लिए ईज़ी होता है उस चीज़ को खरीदना। बात समझ रहे? अब आप इसको इसी तरीके से समझ लें कि यार ये एक चीज़ है और इसके जो प्राइस है ना, वो लेट्स सपोज़ 10 करोड़ रुपए है। तो एक बंदा 10 करोड़ रुपए लगाते हुए घबराएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार 30-40 हज़ार बंदे आएँ और थोड़े-थोड़े पैसे करके इसमें डालते जाएँ और ये 10 करोड़ रुपए की चीज़ होगी, जो भी इसमें से प्रॉफ़िट हुआ करेगा, वो आप सब में बँट जाया करेगा। तो ये लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा। तो वो 10 करोड़ रुपए रेज़ करना बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए। बात समझ रहे?
अच्छा जी। अब जहाँ कंपनी के कुछ एडवांटेजेस हैं, जहाँ कंपनी के कुछ फ़ायदे हमें नज़र आ रहे हैं, वहीं पे ही कंपनीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब ये कंपनीज़ के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये होती है कि इनके ऊपर जो लीगल रेगुलेशंस होती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। भई ये जो कंपनीज़ होती हैं, इनको अपने अकाउंट्स जो ये अपने अकाउंटिंग बनाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनको वो अकाउंट्स पब्लिक करने पड़ते हैं। मतलब इन कंपनीज के भले कोई भी आप बड़ी से बड़ी कंपनी ले लें, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है या जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगी ना, वो इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी। आप किसी भी कंपनी का नाम लिखें पब्लिक लिमिटेड का और फाइनल अकाउंट्स लिख दें और आगे ईयर लिख दें, कौन से ईयर का आपको चाहिए, आपको वो सामने अकाउंट्स उनके मिलेंगे। पहली बात, क्योंकि ये सबके लिए ओपन होती है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इनकी सारी डिटेल्स भी पब्लिक के लिए ओपन ही रहती हैं। ये एक नुकसान है। ये नुकसान कंपनी के लिए क्यों है? क्योंकि बहुत सारी इनकी ऐसी इंफॉर्मेशन होती होगी जो इनको बता के रखनी पड़ती होगी मार्केट के अंदर। अच्छा जी, इसी तरीके से अगली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो मैंने अभी आपसे बात करी कि नो सीक्रेसी, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लॉस, बहुत सारी टेंशन है। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती रखती है। आप याद रखिएगा, हमारी कंट्री के अंदर अगर सबसे ऊपर जो कोई लॉ है, अगर हम बोलते हैं ना कि यार ये लॉज बने हुए हैं, तो सबसे बड़ा जो लॉ है ना आपकी कंट्री के अंदर, वो टैक्स का लॉ है। यानी कि टैक्स का लॉ, मैं ऐसे कहता हूं कि चोरी करना, डकैती करना, किसी को कत्ल कर देने से ज्यादा बड़ा जुर्म है टैक्स ना देना। उस तरीके से ये लॉ बना हुआ है टैक्स का। बात समझ रहे? तो अब जो कंपनीज़ होती हैं, अगर वो कंपनीज़ काम कर रही हैं और वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, तो उसके अगेंस्ट उनको क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, टैक्स वगैरह और बाकी सारी लीगल ऑब्लिगेशंस कंपनीज़ की, वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। फिर उसके बाद नो सीक्रेसी का मतलब इनके अकाउंट्स ओपन फॉर ऑल होंगे, पब्लिक के लिए आम तौर पे ये खुले हुए होंगे अकाउंट्स। और इसी तरीके से अगली बात लिखा हुआ है, ओनर्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, डू नॉट हैव से इन कंपनीज डे टू डे अफेयर्स। ये एक तरीके से एक छोटा सा नुकसान है कि यार जो ओनर है ना, उसकी डे टू डे नहीं सुनी जाती। उसकी सिर्फ कब सुनी जाएगी? जब फाइनल डे होगा, एजीएम होगी, पूरा साल गुजर चुका होगा, तब उसकी बात सुनी जाएगी। उससे पहले ओनर जो होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका कुछ ज्यादा से नहीं होता बिजनेस के ऑपरेशंस में। क्यों? क्योंकि बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, वो कौन देख रहे होते हैं? कंपनीज के जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं। तो अभी जो मैंने तुम लोग को बताया कि यार थोड़ा-सा एक मैंने आपको एक्सप्लेन करा चीज़ों को कि यार कंपनी क्या होती है, कैसे वो रन करती है, वो कैसे ऑपरेशंस करती है अपने, कौन डायरेक्टर्स होते हैं, कौन ऑडिटर्स होते हैं, कौन शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी होने के फ़ायदे क्या हैं और कंपनी होने के नुकसानात क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखी हैं और आई होप कि ये जो मैंने बातें आप लोगों से करी हैं, ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई चीज़, तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया।